नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। कल से आप सभी बिहार से आई एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें भागलपुर में एक पुल ढहकर गंगा नदी में समा जाता है। इन तस्वीरों से बिहार सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार की जबरदस्त किरकिरी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार इस पुल के गंगा में गिर जाने से अभी उबरे भी नहीं थे कि अब उनकी राजनीति का एक और पुल गिरता दिखाई दे रहा है। वो पुल है विपक्षी एकता का, और जिसके आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ही नीतीश कुमार हैं। जी हां, देश के सभी विपक्षी दलों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार को एक तगड़ा सियासी झटका लगा है और उनका विपक्षी एकता का पुल भी अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। तीसरी बार भी विपक्षी एकता की बैठक स्थगित कर दी गई है। पटना में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक 12 जून को होने वाली थी। अब इसकी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब यह बैठक 23 जून को होगी। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 जून की तारीख पर पटना आने में असमर्थ थे। साथ ही तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी पटना आने में असमर्थ थे, इसलिए 12 जून की तारीख को बढ़ाकर अब 23 जून कर दिया गया है। पहले बैठक 19 मई को होने वाली थी, फिर तय हुआ कि यह बैठक मई के आखिरी सप्ताह में होगी, फिर तारीख आई 12 जून। लेकिन अब लगातार 3 बार बैठक टलने के बाद तारीख दी गई है 23 जून। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 23 जून को भी यह बैठक हो पाएगी, और अगर यह बैठक हो भी गई तो क्या नीतीश का विपक्षी एकता का सपना पूरा हो पाएगा, या भागलपुर के पुल की तरह ही विपक्षी एकता का पुल भी टूट जाएगा, जैसा कि आप 2 तस्वीरों में देख रहे हैं। क्योंकि इस एकता में सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही दिख रही है, क्योंकि वो अपने लिए एक तो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है और दूसरा क्षेत्रीय दलों के साथ राज्यों में उसका सीधा टकराव है। वहीं खुद को बिग ब्रदर समझने वाली कांग्रेस को कभी यह बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता की पहल कैसे कर सकते हैं, और कहीं यह पहल सफल हो जाती है तो क्या नीतीश कोई और दांव तो नहीं चल देंगे। ऐसे सवाल कांग्रेस के मन में है, और ऐसे कई सवाल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर विपक्षी पार्टी के मन में है। तो क्या विपक्षी एकता का पुल भी ढह जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद कुमार सिंह, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वहीं जुड़ चुके हैं अनिल कुमार बंसल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। हमने देखा भागलपुर में किस तरह से पुल ढह गया, और उसके बाद ये खबर आती है कि जो 12 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी वो भी टल गई है। तो क्या विपक्षी एकता का पुल भी ढहता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो पुल ढहा है उसके में मतलब कि आपने सबने वो विजुअल देखा होगा, लोग खड़े हैं और पुल एकदम ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर रहा है। मतलब कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा जीवंत नमूना किसी ने शायद ही देखा। और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस पुल को गिराया गया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गिर गया तो कैसे गिरा। हमने अधिकारियों से बोला कि इसकी जांच की जाए, कार्रवाई कीजिए। जो ठेकेदार अपने यहाँ बैठा हुआ है, और ये पुल आज से नहीं बन रहा है, पिछले 8-10 साल से बन रहा है। कब बनेगा भगवान जाने। और आप ये देखिए कि उसके पास जो केंद्र के जो प्रोजेक्ट है उनको देखिए, वो 2 साल 3 साल टाइम बाउंड में बन के पार्लियामेंट आपकी जो है 2-2.5 साल में बन के तैयार हो गई। अब आते हैं विपक्षी एकता पे। वो एक कहावत कही जाती है प्रखर जी गांव में ना, जैसे कि वो जो केकड़े आप रख दें टोकरी में ना, तो एक दूसरे की टांग खींचते, किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देते। यहाँ पे जो विपक्षी एकता है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। चाहे नीतीश कुमार की तो महत्वाकांक्षा फिर जग उठी है, 2014 में जगी थी, 19 में तो खैर वो आ गए थे एनडीए में, अब फिर जगी है। अब ममता बनर्जी भी उसी में है। क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को आगे बढ़ने देंगे प्रधानमंत्री के लिए? क्या केजरीवाल कांग्रेस को पंजाब में या दिल्ली में अपना पैर जमाने देंगे, या तमिलनाडु में जेडीयू की इलेक्शन लड़ेगा कि डीएमके आके बिहार में चुनाव लड़ेगा? ये बेसिकली इनमें मेन मुद्दा ये है कि सीट का, कांग्रेस जब सबसे ज्यादा सीट मांग रही, वेस्ट बंगाल में 42 सीट का, एक अधीर रंजन चौधरी की सीट छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो ममता बनर्जी 1 सीट नहीं देंगी 42 में। तो भाई आप बताइए कि आपकी एकता कैसे होगी? जैसे राहुल गांधी ने कहा कि यूनाइटेड अपोजिशन विल डिफीट मोदी, तो पहले तो आप एक बताइए ना, आप लड़ेंगे कैसे? यूनाइटेड अपोजिशन कहां पे है? आपकी सबकी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा, सब लोग अपना अपना सेटिंग कर रहे हैं कि कल को अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो हमारे एमपी ज्यादा होंगे तो ऐसा करेंगे। मुझे लगता नहीं कि 2024 में कोई वैकेंसी है वो देश के प्रधानमंत्री के। अनिल कुमार बंसल साहब भी, बंसल साहब जैसा प्रमोद जी कह रहे थे कि महत्वाकांक्षाएं जो है वो विपक्षी एकता में सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती है। आपको क्या लगता है कि कहां मुसीबत आ रही है, कहां अड़ंगा पैदा हो रहा है?
कि ये चाहकर भी ये मिल नहीं पा रहे हैं या चाहते ही नहीं मिलना? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बाधा तो खुद नीतीश कुमार ही हैं। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में सिर्फ लोकसभा की 40 सीटें हैं, वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उनका सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, वो तो 2024 में भाजपा को हराना चाहते हैं, सिर्फ ये उन्होंने कहा। तो अगर ऐसा है तो पटना में ही मीटिंग क्यों कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके सौजन्य से हो रही है, या एक गठबंधन बनता है तो उसके संयोजक जैसी स्थिति में आप खुद को हासिल पाना चाहते हैं। 1996 का शायद उनके दिमाग में है, जब एक त्रिशंकु लोकसभा का रिजल्ट आया था और कांग्रेस ने सरकार बनाई नहीं थी और बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर नहीं था, तब जो देवगौड़ा जी बने और इंद्र कुमार गुजराल बने, वो ऐसी स्थिति थी कि कोई सोचा भी नहीं था और वो सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के मन में ये भाव होगा और इसलिए वो सलाह भी देते कि कांग्रेस जो है छोटे भाई की भूमिका में आ जाए, बड़े भाई की भूमिका अदा करना बंद करे। तो कांग्रेस क्यों भूमिका अदा करना बंद करे? कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो समझते हैं। हम अभी भी 50-55 एमपी के बावजूद भी विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है। तो जब राहुल गांधी जी अमेरिका में थे 12 तारीख को, या उनको वहां रहना है, तो क्यों नीतीश कुमार जी ने 12 जून की मीटिंग रखी? तो या तो 12 पहले वो आ रहे हैं, लेकिन वो किस वजह से वो 12 को अनुपलब्ध बता रहे हैं अपने आप को, ये भी एक मेरा वही कहना है ना कि कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार की, जब बिहार में कांग्रेस, नीतीश कुमार और आरजेडी तीनों सरकार में शामिल हैं, तो फिर कांग्रेस को हिच क्या है कांग्रेस के मन में? और आरजेडी जो पार्टी है वो तो उनके यूपीए गठबंधन में रहा है हमेशा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है वो इसमें आड़े आ रही है, और उनके जो सहयोगी लोग हैं, कई उनके नेता साथ छोड़ गए हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राज्य की सरकार पर ध्यान नहीं दे रहे। पुल का उदाहरण आपने भी दिया कि पुल, इसका मतलब उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की और प्रधानमंत्री बनने की है। और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी सूरत में इस भूमिका के लिए कि वो प्रधानमंत्री होंगे स्वीकार करेगी। और विपक्ष में तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, कुछ शरद पवार जी भी इंटरेस्टेड है। अभी जैसा कहा गया कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं, वो पहले से था उनका सपना कि अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना दें और वो दिल्ली में सत्ता संभाल ले। पर बेसिक बात यही है कि एक तो एकता की अभी कोई संभावना, कोई लक्षण, कोई हालात नजर नहीं आते। बिल्कुल। अनिल जी, भी आपने कांग्रेस की बात की, जरा प्रमोद जी से मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बार बार सब लोग जो अंदर से खबरें निकल कर आ रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर ही ये विपक्षी गठबंधन नहीं बन पा रहा। उसकी वजह है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियां चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ 250 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी सीटें जो हैं वो अन्य विपक्षी दलों के लिए छोड़ दी जाए, जबकि कांग्रेस 350 से ज्यादा सीटें मांग रही है, ऐसी अंदर की खबरें हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस 350 सीटें मिलना चाहिए या 250 सीटों पर संतोष कर लेना चाहिए? यही वजह है जिसकी वजह से पूरा जो है विपक्षी एकता नहीं हो पा रही। कांग्रेस चाहती है कि आपको 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी तो कांग्रेस को शायद 146 सीट आई थी अनिल सर। उसमें यूपीए बना, फिर सरकार बन गई और 2009 में 206 सीटें हो गई थी। कांग्रेस चाह रही अगर हम 350 सीटें लड़ेंगे तो अपने चाह रही कि हम इतनी सीटें 140-150 सीटें जीते, फिर हम एक जो अम्ब्रेला कोएलिशन की बात होती है, रेनबो कोएलिशन बनाने की बात करेंगे। लेकिन विपक्षी दलों के जो इनको आप रीजनल सैट्रैप्स बोलते हैं, वो अपना स्पेस आपको क्यों देंगे? अभी अखिलेश यादव की तो बात हमने करी नहीं, 85-80 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आपको हम लोग जब बात कर रहे थे, आपको याद होगा जो 2019 का चुनाव था, बीजेपी ने आरएलडी, सपा और बसपा के स्वतंत्र भारत की राजनीति में को जितना इससे ज्यादा जातिवादी गठबंधन नहीं हुआ किसी चुनाव में, उसको भेज दिया। अब अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट देंगे क्या? 1-2 सीट, जैसे मुलायम जी खड़े नहीं करते थे, मुलायम सिंह जी थे रायबरेली और अमेठी से, शायद मायावती कभी कभार खड़ा कर देती थी हल्का। अब और बात यह है जो कांग्रेस की बात, कांग्रेस चाहती कि हमारी इतनी सीटें तो हमको बार्गेनिंग में हो, कम सीट में हो सकता है, अगर 60-70 पे आ जाएंगे तो इनको कोई नहीं पूछेगा, फिर वही होगा जो 1996 में हुआ था। और इसमें एक मीटिंग में एक और पेच आपने ध्यान दिया होगा, कांग्रेस के जयराम रमेश का बयान आया था कि हम डिसाइड करेंगे किसको भेजेंगे। नीतीश कुमार जी अड़े हुए हैं कि सिर्फ अध्यक्ष आए, खड़गे जी आए, राहुल जी आए। अब कांग्रेस ने कहा हम अपना एक मुख्यमंत्री कोई और नेता भेज देंगे, इसमें ये तैयार नहीं है। तो पहले तो अभी ये डिसाइड कर लें, अगर कांग्रेस नहीं भेजते अपने अध्यक्ष को फिर क्या होगा इनकी मीटिंग का? अब संभावना 23 तारीख को मीटिंग होगी। जी अनिल जी, बार बार जब प्रमोद जी ने बात की कि 2004 के चुनाव की बात की, और मैं 2009 के चुनाव की बात करना चाहता हूं कि तब 350 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, और 2019 तक आते आते संख्या करीब सिर्फ 250 बची, मतलब सिर्फ 250 सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी और कांग्रेस का सीधी टक्कर थी। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस जो 350 सीटें मांग रही है,
इस पूरे विपक्षी गठबंधन में कुछ ज्यादा सीटें नहीं मांग रही? देखिए, पहले तो सीटें जो कांग्रेस मांग रही है आज की स्थिति के हिसाब से वो निश्चित रूप से ज्यादा है। पर मैं दूसरी बात कहूंगा, जो नीतीश जी का सपना था यह है कि भाजपा के उम्मीदवार के सामने संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करना। तो जब उड़ीसा की पार्टी मना कर चुकी है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो आपके साथ आने को तैयार नहीं है, और अब चंद्रबाबू नायडू अभी अमित शाह जी से मिलकर गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो वापस पहले एनडीए में रहे, वो वापस आ जाएंगे। तो जब इतनी बीएसपी पहले से ही उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे, तो ये स्थिति जब है तो एक तो अभी कोई आसार इस बात के नजर नहीं आ रहे हैं कि एक भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले संयुक्त विपक्ष से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने की नौबत आ सकती है। तो चूंकि बहुकोणीय मुकाबले होंगे ही होंगे, तो कांग्रेस मुझे लगता है वो समझ रही है कि जो कर्नाटक में हमारी जीत हुई है वो उससे उनका उत्साह बढ़ा है, वो अब अपोजिशन को के साथ छोटे भाई की भूमिका में आने को तैयार नहीं है, या उनको लगता है अभी 3-4 राज्यों के और विधानसभा चुनाव होंगे, वहां अगर वो कुछ ठीक परफॉर्म करते हैं या अपनी इज्जत बचा पाते हैं या उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, मुझे लगता है उससे भी वो तय करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी के लिए जो विपक्ष की एकता का उनका सपना है, जो मिशन है, मुझे लगता है अभी वो दूर की कोड़ी ही रहेगा और उसको परवान चढ़ते 23 जून को भी वो नजर नहीं आता, क्योंकि हम पास में भी देख चुके हैं। दिल्ली में अध्यादेश का सवाल है, उसमें कांग्रेस की अपनी दुविधा है, वो समर्थन नहीं करना चाहती आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी जो अभी कहा गया कि 7 सीटें अगर दिल्ली में लोकसभा की हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल 3 या 4 सीटें कांग्रेस को देंगे या पंजाब में देंगे? तो ये सब जो क्षेत्रीय दलों का अपना वजूद का सवाल भी है और कांग्रेस की अपनी समस्या है कि वो कितना झुककर उनके साथ समझौता करे। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये जो विपक्षी एकता की बात है अभी बहुत दूर की कोड़ी है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता पूछती है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए। राहुल गांधी को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार को दूसरे लोग तैयार नहीं है। तो जब आप प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही पेश नहीं कर पाएंगे तो फिर चुनाव किसके नाम पर लड़ेंगे? तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जनता सबसे पहले यही पूछती है कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी को हटाएं तो किसको बनाएं, कोई सामने चेहरा तो नजर आए। तो ये जो एक बड़ा सवाल है, तो विकल्प भी नहीं है। उस विकल्पहीनता की स्थिति में मुझे लगता है ये सब कवायद जो है ये फालतू की, इसकी कोई अभी ज्यादा सार्थकता या औचित्य या इसका कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही है। और प्रखर जी, उसमें जो नई दिल्ली को लेकर बोला अनिल सर ने, केजरीवाल को लेकर दिल्ली के नेता खासतौर से अजय माकन और लोग जो तैयार नहीं है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करे, बोलते हैं हमको नुकसान करेंगे ये। तो फिर पहले भी पेच सब लड़ रहे हो और टीआरएस के जो है वो स्टोरी चलने लगी है। बाकी केसीआर प्रधानमंत्री किस तरह के पेच है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उस राजनीतिक पुल की जो विपक्षी एकता के नाम पर नीतीश कुमार तैयार कर रहे थे, लेकिन भागलपुर के पुल की तरह वो भी ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रदीप जी, हम ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस की समस्या ये है कि अगर हम दक्षिण भारत में जाएं या पूर्वी भारत में जाएं तो हम देखेंगे कि उन्हीं क्षेत्रीय दलों से मुकाबला है। देखिए, हम आंध्र में उसका जिन दलों से मुकाबला है उन्हीं के साथ गठबंधन की बात नीतीश कर रहे हैं। वही स्थिति तेलंगाना में है, वही हम बंगाल के अंदर देख रहे हैं टीएमसी कैसे देगी जगह उनको। ऐसे अन्य हर राज्य के अंदर कांग्रेस का जो टकराव है उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ है जो उसका जनाधार भविष्य में खा सकते हैं। तो इस स्थिति में ये गठबंधन कैसे होता दिखता है आपको? देखिए प्रखर जी, अभी आप गठबंधन जो विपक्षी जो ताना बाना बोल रहे हैं, इसका उदाहरण अभी जब अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसने बोला कि 20 राजनीतिक दल एक साथ हो गए हैं। कांग्रेस को लिए जाए तो 20 के पास 17 एमपी नहीं थे। अब फिर बीजेपी की तरफ से जो एनडीए है 25 दल आ गए जो उस उद्घाटन के पक्ष में थे, जिसमें जगन मोहन रेड्डी भी थे, चंद्रबाबू नायडू भी थे। हालांकि केसीआर नहीं है, केसीआर का अपना अलग विरोध है, केसीआर नहीं है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है केरल में वो एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो क्या और कांग्रेस को वो अपने लिए स्पेस देंगे?
कांग्रेस कर्नाटक में जरूर जीती है, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद मैंने देख रहा था, कोई शायद सी वोटर का सर्वे था कि उसमें फिर वही लेवल आ गया जो 2018 के बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया तो बीजेपी 26 में 28 में से 25 सीटें जीत गई। अभी भी वही होता दिख रहा है। तो ये दिक्कत है कि दक्षिण भारत, आप नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस कहां पे है, सेंट्रल इंडिया में चलो आप यहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है और यहाँ पे राजस्थान में है और कर्नाटक में है। सीट जो है महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें, यूपी में 80 सीटें, बिहार में 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 है, 26 राजस्थान में है, 13-14 छत्तीसगढ़ में है, और भी स्टेट है। तो इनमें कांग्रेस है कहाँ? अब यूपी में या तो फिर कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उनके लिए सेफ सीट कौन है पूरे देश में, हमें कोई बताए पहले तो। अनिल जी, ये जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस गठबंधन से क्या फायदा होना है, कि जहां पे दक्षिण में जहां उसकी लड़ाई है वहां तो बीजेपी ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि जो 264-270 सीटें जहां पर क्षेत्रीय दल हावी हैं वहां पे ऑलरेडी बीजेपी की बहुत कम सीटें हैं, कुछ 70 के आसपास सीटें हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस, मान लीजिए जो राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में लड़ रही है, या जहां पर 2 दलीय व्यवस्था है जिन राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर तो कोई डीएमके का वोट बैंक है नहीं जो कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, लेकिन उनको उस राज्य में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है जहां पर क्षेत्रीय दल ऑलरेडी हावी है। तो ये गठबंधन किस तरह से खिचड़ी बनती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सीधी सी बात है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस दूसरे दर्जे की भूमिका अदा करे, और कांग्रेस चाहती है कि जहां मेरा अपना प्रभाव है वहां तो है ही है, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों से मुकाबला है वहां उनके साथ गठबंधन हो जाए तो कुछ सीटें मिल जाए। तो ये जो खेल है, ये चूहे और बिल्ली का खेल है ये आपस में। और जो अभी प्रदीप जी ने कहा था कि ये केकड़े वाला उन्होंने उदाहरण दिया था, मैं इसको कहता हूँ ये मेंढक तोड़ने की एक कहावत कही जाती है। अच्छा, एक कहावत और अनिल जी पुरानी, कि रामो वामो के जमाने से वो कहावत चलती थी कि 6 महीने साथ नहीं रह सकते और 6 महीने अलग नहीं रह सकते। ये भी कहावत, और 2 दलों को जोड़ते हैं तो दूसरे 2 बिगड़ जाते हैं, 2 को जोड़ते हैं तो। अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, अब वही एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते। तो ये जो स्थिति है, अनिल जी, क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो गठबंधन है या जो विपक्षी एकता का जो ड्रामा रचा जा रहा है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है कि नरेंद्र मोदी को हराओ? नहीं, वो तो वो कहकर ही चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि आप जब नकारात्मक आधार पर गठबंधन करते हैं, आप सकारात्मक सरकार देने की बात करें कि हम अच्छा विकल्प लाएंगे, हमारी योजनाएं अच्छी होंगी, तब एक बात। बुनियाद कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बुनियाद सिर्फ एक है कि मोदी को हटाने के लिए हराना, मोदी से बचना है। किसी को हटाने के लिए एकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सकारात्मक नहीं होता। आप मुद्दों पर आधारित एकता करें, आप राष्ट्र के विकास की बात करें तो चलता है। तो नीतीश कुमार जी की अदावत है बिहार में, चूंकि तो वो ये मानकर चलते हैं, उन्होंने जब सरकार बदली, पाला बदला, भाजपा को छोड़कर वो राजद के साथ आए, तो तब उन्होंने कहा था कि मेरा तो मिशन ही है 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना। तो कैसे हटाएंगे इसका कोई वो अपना रोड मैप कभी दे नहीं पाए। ये उन्होंने कहा कि हमारे कारण 20, 25, 30 सीटें जरूर हम उनकी घटा देंगे। तो अगर 20 आप जो अनिल जी जो बात कह रहे हैं कि एक बात तो साफ है कि कोई नेशनल एजेंडा इनके पास ना क्षेत्रीय एजेंडा है, एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से मोदी को हराना है। क्या इसकी वजह ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितनी विपक्षी पार्टियां, इनके सबके नेताओं पर भ्रष्टाचार के न केवल आरोप हैं बल्कि ये आरोपों के लिए इनके अदालतों में भी केस चल रहे हैं, बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं। तो क्या ये खुद को बचाने के लिए, खुद का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, या यूं कहें कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए ये इस तरह का गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी बात, मैं तो इसको म्यूचुअल एडमिरेशन और म्यूचुअल कन्वीनियंस का क्लब मानता हूं कि भाई तुम हमको बचाना, हम तुमको बचाएंगे अगर हमारी आ गई सरकार तो। इसमें भ्रष्टाचार वाला एक बड़ा मुद्दा है और ये गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है, अनरिलेंटिंग अगेंस्ट करप्शन। वो किसी को उसमें वो जो एजेंसीज को पूरी छूट है, वो ये देखती नहीं कि आपके खिलाफ एविडेंस है, जेल जाना तय है, मुकदमा होगा, आपकी जांच होगी, उसमें आप चिल्लाते रहे मेरा राजनीतिक विद्वेष के तहत हो रहा है, उसमें वो पानी वो जनता भी नहीं मानती। हाँ, अगर मोदी वर्सेस ऑल हो, जैसे इंडिया में पूरे हमारे देश में हो कि एक तरफ सारी विपक्षी, हालांकि वो असंभव है। प्रमोद जी, मुझे माफी चाहता हूं, मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अभी हमें सीधे चलना होगा सूरीनाम, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह में हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो सूरीनाम से आ रही हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में हिस्सा ले रही हैं। दरअसल आज से 150 साल पहले आज ही के दिन सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों को लेकर एक जहाज
लल्ला रुख के सूरीनाम पहुंचा था और उसी के स्मृति में यह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में मुख्य अतिथि हैं और ये भारत सूरीनाम दोस्ती की प्रतीक के तौर पर इस दिन को देखा जाता है, क्योंकि सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों ने जो सूरीनाम के विकास में योगदान दिया है वह तुलनीय योगदान है और इसी वजह से आज भी भारत और सूरीनाम के जो संबंध है, मित्रता है, वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों को लेकर जो पहला जहाज 150 साल पहले गया था उस कार्यक्रम में शरीक हो रही हैं। ये सीधी तस्वीरें सूरीनाम से आ रही हैं। यहां पर राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी से भी मुलाकात करेंगे। इसमें भारत और सूरीनाम के संबंधों को एक नई दिशा में पहुंचाने के लिए ये बातचीत होगी। हालांकि दोनों देशों के संबंध सदियों से बहुत प्रगाढ़ हैं, क्योंकि भारतीय प्रवासियों ने सूरीनाम 150 साल पहले गए थे। उसके बाद सूरीनाम में हजारों की तादाद में जो भारतीय प्रवासी हैं वहाँ के समाज के साथ घुल मिल गए हैं, जो भारत और सूरीनाम की दोस्ती मित्रता के प्रतीक बन चुके हैं। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम आज जब पहुंची तो प्रोटोकॉल प्रमुख और देश में भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया और राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ बैठक करने वाली हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं और सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भारत सूरीनाम संबंधों को कैसे नई दिशा दी जा सकती है, कैसे दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है, किस तरह के व्यापार और अन्य माध्यमों से दोनों देशों के संबंधों को एक नई युग में पहुंचाया जा सकता है, इसे लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रपति मुर्मू 4 से 6 जून के बीच सूरीनाम की यात्रा पर हैं। आज जो समारोह हो रहा है ये भारत सूरीनाम की मित्रता का एक बहुत सुनहरा अध्याय है। 150 साल पहले आज ही के दिन भारतीय प्रवासियों को लेकर एक जहाज सूरीनाम पहुंचा था और उसी दिन की स्मृति में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। खास तौर से सूरीनाम ने भारतीय राष्ट्रपति के लिए स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में जो भारतीय मूल के नागरिक हैं सूरीनाम के, वो इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। सूरीनाम में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो भारतीय मूल के नागरिकों की है और यहाँ पर कई भारतीय मूल के नागरिक जो 150 साल बाद भी हिंदी भाषा में अपनी बातचीत कहते हैं, आपसी बोलचाल में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि 150 साल बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं भारतीय मूल के लोग और यही एक वजह है कि भारत और सूरीनाम की जो मित्रता है वो हमेशा उसकी मिसाल दी जाती है। हिंदी सम्मेलन भी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन सूरीनाम में हो चुका है और सूरीनाम की इस यात्रा के बाद राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया की यात्रा के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की ये पहली सूरीनाम यात्रा है और जुलाई 2022 में जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था राष्ट्रपति मुर्मू ने, तो उसके बाद पहली ये राजकीय यात्रा राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति के साथ उपभोक्ता मामलों की खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी इस यात्रा में उनके साथ हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राष्ट्रपति के बगल में वो विराजमान है। सांसद रमा देवी भी इस आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं राष्ट्रपति के साथ। इस सूरीनाम यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और भारत और सूरीनाम की मित्रता को एक नए दौर में प्रवेश करवाने के लिए यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत से कोई आखिरी बार कोई राष्ट्रपति अगर सूरीनाम गया था तो वर्ष 2018 था
उसके बाद ये पहली बार किसी पिछले 5 सालों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये सूरीनाम यात्रा है। भारत और सूरीनाम के संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण माने जाते हैं। ये आप दृश्य देख सकते हैं, सूरीनाम एक समुद्र के तटीय इलाका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय मूल के निवासी रहते हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, हिंदी भाषा से स्नेह रखते हैं और इन लोगों ने सूरीनाम के विकास में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वहाँ इतना ही नहीं, कला और संस्कृति के अलावा वहाँ की राजनीति में भी भारतीय मूल के निवासियों का बड़ा दखल है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो वर्तमान में सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम में भारतीय मूल की जो आबादी है करीब करीब 27% भारतीय मूल की आबादी, जो कुल सूरीनाम की कुल आबादी का 27% हिस्सा भारतीय मूल की आबादी का है और ये वहाँ की जो स्थानीय आबादी है उसके साथ बहुत घुल मिलकर रहते हैं, जिसकी वजह से सूरीनाम जो है कोई शांति पूर्ण वहाँ का वातावरण है। वहाँ के समाज में जो है एक तरह की समरसता है और इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जड़ें जो 150 साल पहले वहाँ स्थापित हुई थी उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इस यात्रा में भारत सूरीनाम के द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, वाणिज्य, विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, कृषि और लोगों के बीच किस तरह से संबंध को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर राष्ट्रपति मुर्मू और सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरीनाम से अनुज यादव जुड़ चुके हैं। अनुज, इस यात्रा को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के और क्या क्या कार्यक्रम हैं? देखिए, ये यात्रा इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सूरीनाम में जो भारतीयों का आगमन आज से 150 साल पहले हुआ था, आज उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 150 साल आज पूरे हुए हैं और उसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। और जो अभी तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो एक जहाज 150 वर्ष पहले यहाँ पर आया था, लल्ला रुख जहाज आया था, उसी को एक दर्शाते हुए, उसी तस्वीरों को दर्शाते हुए जिनमें भारतीय आए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस जहाज का स्वागत कर रही हैं। 150 साल पहले ये एक तस्वीर सूरीनाम की थी जब यहाँ पर भारतीयों का आगमन हुआ था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 3 दिन दिवसीय दौरा है। यहाँ पर कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर 2 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी स्वास्थ्य की चीजें हैं उसका ज्यादातर जो आयात होता है भारत से होता है, दवाइयों मुख्य रूप से उस पर है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पर आई तो जो राष्ट्रपति संतोखी हैं उनको यहाँ पर एक दवाइयों का एक बॉक्स जो है वो यहाँ पर उनको सौंपा और इस बात का समझौता हुआ है कि भविष्य के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी मदद जो है सूरीनाम को भारत करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति संतोखी ने ये भी आभार जताया भारत का कि उन्होंने कहा कि जब कुछ दिन पहले वो भारत में आए थे, यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने देश की जो फार्मा कंपनियां हैं उनका दौरा किया था और उन्होंने इस बात को कहा कि जब वो भारत आए थे उन्होंने इस बात को देखा कि भारत के अंदर जो दवाइयां बन रही हैं ना सिर्फ वो सस्ती हैं, अफोर्डेबल हैं, बल्कि उनकी क्वालिटी भी दुनिया की बाकी देशों से अच्छी है। और आभार जताया भारत का कि जिस क्षेत्र में आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में जो MOU हुआ है उससे सूरीनाम को, यहाँ की जनता को काफी फायदा मिलेगा। और उन्होंने इस बात का भी धन्यवाद किया कि पिछले कई वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ से सूरीनाम के साथ जो मदद की गई है, सूरीनाम को जो आर्थिक तौर पर मदद की है उसके लिए धन्यवाद किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्योंकि 5 से 6 लाख की आबादी सूरीनाम की है, जिसमें 25 से 30% लोग जो हैं वो भारतीय यहाँ पर हैं और भारतीय जो लोग हैं वो यहाँ पर व्यापार भी करते हैं। ऐसे में भारतीय लोगों को भी एक सबसे बड़ी ये उम्मीद जगी है जो यहाँ पर निवास करते हैं, प्रवासी भारतीय हैं। उनका कहना है कि भारत इस तरीके से सूरीनाम की आज मदद कर रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ का जो एक दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो और
ज्यादा लगातार मजबूत होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वो लगातार ऐसे देशों के साथ भारत लगातार बढ़ा रहा है जिन देशों को भारत की जरूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार के अंदर ऐसे देशों को प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। आज क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर सूरीनाम के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका कल स्वागत किया गया था, और यहाँ का जो पैलेस है, राष्ट्रपति पैलेस है, वहां पर आज 2 MOUs यहाँ पर साइन हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण यात्रा है। इसके बाद के जो कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ आज शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ भारतीय यहाँ पर इकट्ठा होंगे और वहां पर शिरकत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा जो महात्मा गांधी की जो स्टैच्यू है वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी और वहां पर पुष्पांजलि देंगी और वहां पर पुष्प अर्पित करेंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण दौरा दोनों देशों के लिहाज से हम कह सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा फायदा सूरीनाम को होगा, क्योंकि सूरीनाम के अंदर आज भी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है उसको यहाँ रहने वाले भारतीयों ने आज भी यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में हम देखें तो आज भी यहाँ पूरे सूरीनाम के अंदर, चाहे वो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी लोग हों, भारतीय हों, या दूसरे देशों से जो लोग आकर यहाँ पर बसे हैं, जो इंडोनेशिया से खास तौर से हैं, यहाँ पर हिंदी का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ा है। सभी लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, हिंदी की जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट लोग यहाँ पर करते हैं। 100 से ज्यादा सूरीनाम के अंदर मंदिर बने हुए हैं, हिंदी की क्लासेस चलती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उसकी क्लासेस चलती हैं, और भारत लगातार सूरीनाम की मदद करता रहा है इस क्षेत्र के अंदर। देखें तो जो राष्ट्रपति हैं संतोखी, उन्होंने आभार जताया है भारत का कि भारत ने लगातार सूरीनाम की मदद की है और दोनों देशों के जो संबंध हैं और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। जी, तो ये जो हमने देखा कि ग्लोबल साउथ के देशों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो खास ध्यान रखती है, ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर भारत उभर रहा है, तो क्या ये जो यात्रा है राष्ट्रपति मुर्मू की सूरीनाम की, क्या उसे इसी से जोड़कर देखा जा सकता है अनुज? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की एक पहचान बनी है, ना सिर्फ आर्थिक सहयोग के रूप में बल्कि सामाजिक रूप से जो एक मजबूती सभी सहयोग की मिली है, ऐसे में जो साउथ अमेरिका के देश हैं, चाहे हम सूरीनाम की बात करें या बाकी देशों की बात करें, तो निश्चित तौर पर आज भारत जो है ऐसे देशों की मदद करने वाला देश जो है उभर कर सामने आ रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें। और कई ऐसे देश हैं नॉर्थ अमेरिका के जहां से आज भारत उनके लिए निर्यात करता है, चाहे वो हम रक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, चाहे हम एजुकेशन के तौर की बात करें। और इस तरह के कई देशों के साथ समझौते हुए हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत में आकर पढ़ाई कर सकें, वहां से एजुकेशन ले सकें। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि इन देशों के अंदर, जो साउथ अमेरिका के देश हैं, इन देशों के अंदर जो समस्याएं हैं उसको लेकर आज भारत सभी देशों के साथ खड़ा हुआ है। और सूरीनाम तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आज से नहीं कई दशकों से महत्वपूर्ण संबंध है, सामाजिक संबंध है, आर्थिक तौर पर संबंध है दोनों देशों के बीच में। अनुज, बुलेटिन का समय हो रहा है, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे हम सूरीनाम यात्रा राष्ट्रपति मुर्मू की जो है उसको लेकर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज।